क्या कोई हाईली एजुकेटेड इंसान एक स्वीपर की नौकरी करना चाहेगा? शायद आपका आंसर हो नहीं, लेकिन आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि हजारों ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स स्वीपर बनना चाहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने रिपोर्ट किया कि लगभग 40,000 ग्रेजुएट्स और 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने एक स्वीपर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। ऑब्वियसली उनकी मजबूरी है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो पढ़ लिख कर स्वीपर बने, लेकिन इस बात से आपको एक अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज तक आप यही सोचते आए होंगे कि आईआईटी में अगर सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेटल है, लेकिन क्या आपको पता है कि 23 कैंपसेस में अराउंड 38% आईआईटीएंस को प्लेसमेंट्स नहीं मिले। आईआईएम को तो लिटरली अपने एलुमनाई से अपील करना पड़ा कि वो उनके स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करा दें ताकि उनकी रेपुटेशन हैम्पर ना हो। ज़रा सोच कर देखो दोस्तों, अगर आईआईटी आईआईएम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स की ये हालत है तो जो स्टूडेंट्स टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से पढ़े हैं, क्या उनके लिए जॉब्स होंगी? CMIE के इस डेटा के हिसाब से 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक जा चुका है, जो कि मैं बता दूं अब तक का हाईएस्ट है। और चलो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं कॉल करूंगा ये तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था मैं, बस खाना खा के मतलब अभी जिस पर हम आगे बात करेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट उतनी ही तेज़ी से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इस तरह की इकोनॉमी को जॉबलेस इकोनॉमी कहा जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के लोगों के अलग अलग ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उनमें स्किल्स नहीं है इसलिए उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, वरना जॉब्स तो बहुत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इसके पीछे का रीज़न है। कुछ एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, और ज़्यादातर लोग जो अंधभक्त नहीं हैं वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? कौन जिम्मेदार है इस जॉब क्राइसिस का? क्या वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें स्किल्स की कमी है, या एजुकेशन सिस्टम जो स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बना नहीं पाया, पॉपुलेशन, या फिर गवर्नमेंट? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवर पॉपुलेशन की। ये एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन एक रीज़न है इंडिया में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वहीं कुछ लोग इस चीज़ से डिनाई करते हैं। रिसर्च के दौरान मुझे ध्रुव का एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पॉपुलेशन रीज़न है ही नहीं अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे असली कारण पॉपुलेशन है? हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 रिलीज हुआ, जिसमें कहा गया कि इंडिया को 2030 तक हर साल 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। इसे 365 से डिवाइड करो तो ये होता है हर रोज की 21,507 नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है। अब मोदी सरकार तो इस काम में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो कुछ लोग अब क्या नैरेटिव फैला रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, इतनी नौकरियां तो कोई भी सरकार नहीं क्रिएट कर सकती। यही लोग आर्ग्यूमेंट्स उठाते हैं कि इंडिया की तो पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो कहां से हम नौकरियां क्रिएट कर पाएंगे, बेरोजगारी तो होगी ही ना। इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके देखो अपना। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी तो ज्यादा होगी चीजों की। ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स चाहिए होंगे, ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे, ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी। हर चीज उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। और दूसरी बात, नई जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी हर रोज अपने हाथों से 21,500 नौकरियां लोगों में बांटेंगे। सरकार का काम होता है ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जहां जॉब क्रिएशन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, ओलिगोपॉलीज ना हो, इकोनॉमी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो, छोटे बिजनेसेस पर कंप्लायंस का ओवरबर्डन ना हो, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स का माहौल हो, एसएमईज को इजीली क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए। लेकिन असलियत में हमें देखने को क्या मिलता है? ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे देश में जहां पर कुछ चंद कंपनियों की ओलिगोपॉली बन गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखा जा रहा है कुछ चंद लोगों के हाथ। कुछ बात यह है कि अगर सरकार अपने अरबपति मित्रों की सोचने की जगह जनता की सोचे तो जॉब क्रिएशन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ मैं ध्रुव के पॉइंट से एग्री करता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हाँ, ये सच है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगी उस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ओवर पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतनी तेज़ी से उस बढ़ती पॉपुलेशन को केटर करना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा लोगों में डिवाइड होंगे, जिससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए अगर पहले 10 लोग थे तो आज 100 लोग हैं, और क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन लोगों की सैलरी तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी ना, और उल्टा कंपटीशन की वजह से कम हो जाएगी, जिससे एक नेगेटिव इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लोग खर्च करना कम कर देंगे, जिससे क्या होगा? बिजनेसेस को नुकसान।
और नुकसान होने पर बिजनेसेस क्या करते हैं? ले ऑफ्स, जिससे इवेंचुअली और ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। अल्टीमेटली ओवर पॉपुलेशन भले डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ना करता हो, बट ये भी सच नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का कारण ही नहीं है। इस आर्टिकल के हिसाब से 48.75% ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। बट क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है? ऑब्वियसली नॉट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 9.2 हो चुका है, विच इज़ ऑल टाइम हाई। बट मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस डेटा को ऑब्टेन करने के लिए ये सर्वे 2 अप्रोचेस में कंडक्ट किया जाता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अप्रोच में अगर इस सर्वे के कंडक्ट होने के 7 दिन पहले तक आप कहीं पर 1 घंटा भी काम कर लेते हो, या इवन आप अगर उस लोकेशन पर 1 घंटा काम करने के लिए अवेलेबल भी रहते हो, तो आपको अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली लॉन्ग टर्म अप्रोच में भी अगर आपने लास्ट 365 डेज में से सिर्फ 30 दिन भी काम किया है, तब भी आपको अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसे ही अनएम्प्लॉयड माना जाएगा जो सर्वे के पहले साल भर एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हो, उसको नहीं जो बेचारा हार मानकर बैठ गया है। अब अगर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन को यूज़ किया जाता तो सोचकर देखो कि ये नंबर कितना यूज होता। इसमें भी एक और बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि 900 मिलियन की वर्कफोर्स में से आधी वर्कफोर्स यानी कि अराउंड 450 मिलियन लोग तो जॉब सर्च कर ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए उन्हें इस डेटा में इंक्लूड भी नहीं किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जॉब्स तो सच में नहीं है। बट इस इशू के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जॉब जनरेट करने की बात की थी। उसके लिए मैं उन्हें 1 पॉइंट देना चाहूँगा, बट किए हुए वादों को 2 दिन में भूल जाने के लिए मैं उनके 10 पॉइंट्स काटूंगा। बीजेपी से जॉब्स की उम्मीद करना तो बिल्कुल वैसा है जैसे चोर के पास चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स को प्राइवेटाइज कर दिया। इसमें कई सारे PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे कि एयर इंडिया, BSNL शामिल है। अब तक बीजेपी गवर्नमेंट टोटल 4.48 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जो कि 1991 जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक जितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 57% है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके। अगर आप किसी Tier 2 या Tier 3 सिटी में रहते हो तो चांसेस हैं कि आपकी सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वो गवर्नमेंट ना हो करके प्राइवेट हो, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है। The company may just fire as many as 10,000 employees starting as soon as this week. Alphabet subsidiary Google sacked around 200 employees from its core team. रिलायंस में 42,000 कर्मियों की छटनी पर अब सवाल उठे। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्यमी अनुपम मित्तल ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा इस मामले पर लोग आखिर चुप क्यों हैं? रिसेंटली अराउंड 1 लाख IT एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया। कैपिटलिस्ट सिर्फ पैसे से सोचते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फैमिली का क्या होगा। वो सिर्फ लेबर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करते रहते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सैलरी नहीं मांगती। ऐसे में व्यक्ति करे तो करे क्या? एक तरफ प्राइवेटाइजेशन और दूसरी तरफ सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग को बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। ग्रुप डी मुझे पता है कि 4th रैंक का जॉब है, इसमें बहुत मतलब काम थोड़ा सा अजीब तरह का करना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग उसी दरमियान मेहनत कर कर के आगे बढ़ेंगे। क्या करें, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमज़ोर है। मेरा कोई भी 1 कट्ठा भी खेती नहीं है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक वर्कर हैं, बस वही एक छोटा सा दुकान है आयरन का, उसी से मेरा सब कुछ काम होता है सर, और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी मंथ अगर हम 2,000 मांगते हैं तो पिताजी मेरा जुगाड़ कर कर 1,500 1,000 देते हैं। मतलब कभी वैसा कमी नहीं की है, लेकिन अब बहुत दिन हो गया, सोच लीजिए 10 साल 11 साल से हम बाहर में रह रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा वो विक्रम है जो बिहार के पटना जिला में रह करके अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। ये 2014 से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट उनका ग्रुप डी की जॉब के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, BEd किया, CTET क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और CGL मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ?
इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। किसी को 12 तो किसी को 15 साल हो जाते हैं प्रिपेयर करते हुए। सरकारी नौकरी, बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों रहते हैं, जबकि बहुत सारे काम है वो कर सकते हैं। सर प्राइवेट में भी तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइवेट में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है सर। जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं। और हम लोग इतने पढ़े लिखे हो के हम लोग तो सोच रहे हैं हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट है सर। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम लेकर हम लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। एग्जाम तो ले अच्छे से पारदर्शी तरीके से ले, और हम लोग योग्य नहीं होंगे और हम लोग नौकरी में नहीं आएंगे, तब हम लोग से चैलेंज। थोड़ा सा अलग सवाल पूछता हूँ, 12 साल एक लंबा अरसा होता है, इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को FIR कर दिया। अब हम लोग क्या करें सर? अब किताब पढ़ें कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करें, और उतनी पैसे कहाँ देगा? 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। रिश्तेदार परिवार नौकरी सारे छूट गए, तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। ये जो वीडियो आपने देखा, ये 1 या 2 लोगों की नहीं, करोड़ों एस्पिरेंट्स की हालत है, और इन्हें जॉब नहीं मिली। इसमें क्या इनकी गलती है? 2023 में SSC CGL में टोटल 8,415 वैकेंसीज के लिए 25 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 12.5 एस्पिरेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। मतलब यहाँ पर एक कैंडिडेट के जॉब पाने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 0.0067% ही हैं। बट इतने सब के बाद भी इन्हें मिलता क्या है? पेपर लीक्स। पिछले 7 साल में लगभग 70 पेपर लीक्स हुए हैं। इस साल भी नीट UG, नेट UG, GSSB जैसे कई सारे पेपर लीक्स हुए। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो पेपर लीक्स एंड एग्जाम कैंसिलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पर राजस्थान और महाराष्ट्र, फॉलोड बाय बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इन सारे स्टेट्स में BJP की ही सरकार थी। गवर्नमेंट की नाकामियों को छुपाने के लिए स्कॉच ने एक रिपोर्ट निकाली, जिसके हिसाब से 2014 से लेकर 2024 तक 197.9 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ जॉब्स जनरेट हुई हैं, जो कि अदर गवर्नमेंट से तो कई गुना ज़्यादा है। बट ये डाटा इकोनॉमिक्स के बेसिस पर नहीं, मोदीनॉमिक्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आर ऑफ एग्रीकल्चरल नेचर। सिंपल भाषा में पढ़ाई लिखाई करके जॉब की उम्मीद छोड़कर खेती करना। ये तो प्रॉब्लमेटिक है ही, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में नॉन फार्मिंग जॉब्स की नीड होती है। अगर देश में लोग वापस एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, बुरा है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी इस डेटा में इंक्लूड किया गया है। साफ शब्दों में कहूँ तो रेडी लगाने को, पकौड़े तलने को, दुकान खोलने को भी एम्प्लॉयमेंट कहा गया है। इसीलिए द इकोनॉमिक टाइम्स ने स्कॉच की इस रिपोर्ट को एज मोदीनॉमिक्स रेफर किया है। आप खुद ही बताओ दोस्तों, कोई ग्रेजुएशन क्यों करता है? भजिए तलने के लिए। और उसमें भी गवर्नमेंट का ऐसा क्या रोल है जो इसका क्रेडिट भी गवर्नमेंट को दिया जाए? उल्टा ये तो गवर्नमेंट का फेलियर हुआ। अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे के सबसे बड़े रीज़न की, द एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम आपके साथ 2 चीज़ें करता है। पहला, डिसिप्लिन के नाम पर, रूल्स के नाम पर आपकी क्रिएटिविटी को किल करके आपको एक माइंडलेस ओबीडियंट वर्कर बनाता है, जो कमाने के सिर्फ एक ही तरीके के बारे में जानता हो, और वो है सिर्फ जॉब। दूसरा, ये आपको ट्रेन करता है एक बहुत अच्छे वर्कर के रूप में, जो अपने मास्टर के सपने पूरे करने के कैपेबल हो। जिसमें से पहला काम, हमारी क्रिएटिविटी को किल करना, ये बहुत अच्छे से कर रहा है। बट जिस काम के लिए इस सिस्टम को जाना जाता है, कैपेबल वर्कर्स प्रोड्यूस करने का काम, ये आज वही ढंग से नहीं कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जो एजुकेशन लोगों को दी जा रही है वो जॉब रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं करती। इट इज़ टू थ्योरेटिकल। आज हमारे स्कूल सिर्फ एक पास का सर्टिफिकेट और कॉलेजेस सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स को अगर स्किल्स सीखना है तो उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं जाकर के इंटर्नशिप ही करना पड़ता है। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, जॉब करना बुरा नहीं है। बुरा है वो जॉब माइंडसेट जो आपको जॉब करने के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं देता। आपको पता है ऑन एन एवरेज हर साल इंडिया में 15 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को ढंग की जॉब मिल पाती है और बाकियों को इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना पड़ता है, वो भी बहुत कम सैलरी पर, और ऐसा काम जो कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता हो।
चलो ये तो उनकी बात थी जिन्हें या तो जॉब मिल नहीं रही है या जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं जिस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन तो उन लोगों की है जो एम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क कल्चर ऑफ इंडिया। कुछ मंथ पहले इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था। Somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters not say, this is my country, I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. The German leader, he sat down with the German leaders, corporate leaders, and he said, we have to lead it, and that's our job. We need to work very hard, we need to work, be disciplined, and improve our work productivity. एक रिपोर्ट के हिसाब से वैसे ही 69% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ अपने आप को अंडरपेड समझते हैं। ऐसे में अगर कोई बिलियनर उठ करके बोले कि एम्प्लॉयज़ कम काम कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए, तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे। और वर्क कल्चर इज़ सो टॉक्सिक कि एम्प्लॉयज़ को डर होता है कि अगर उन्होंने डेडलाइन के पहले काम कंप्लीट करके नहीं दिया तो सबके सामने उन्हें इंसल्ट किया जाएगा, गंदे गंदे शब्द बोले जाएंगे। सर अभी जस्ट आया ही हूँ, डेमो से निकला ही था। साले इतना फाड़ दूंगा ना तेरी में। तेरे को अकल है काम करने की कि नहीं है? अकल है तेरे में? हाँ सर। तेरे को कितने बजे बोले थे मैंने कॉल करने के लिए मेरे को? सर उसके बाद फिर 2 बैक टू बैक डेमो में था। मारूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर। तू कितने बजे डेमो से निकला है? डेमो से निकल के कॉल करेगा मेरे को कि नहीं करेगा? हाँ सर, हाँ सर। सर मैं कॉल करूंगा तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था, मैं बस खाना खा के मतलब अभी रखूंगा। सॉरी सर, वो करने ही वाला। हेलो, कहाँ पर हो? सर अभी रूम पे ही हूँ, कैब वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। कौन से रूम पर हो? मैं यहाँ पे हूँ सर, पंचशील कॉलोनी। मतलब किसके रूम पे हो? अपने रूम पे हो? हाँ सर। तो बोला था ऑफिस आने के लिए, डायरेक्ट ऑफिस क्यों नहीं आया? सर डायरेक्ट ऑफिस सर, वो फॉर्मल्स मेरे गंदे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं वो भिगोने आया था कि मतलब भिगो दूंगा फिर। तुम्हारी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? फॉर्मल भिगोने क्या कर रहा है? नहीं सर, मतलब कुछ खाया भी नहीं था, वो खाने से पहले। तेरा रेजिग्नेशन लेटर भी टाइप करके डालूं मैं। 6 वीक में 0 बैठा, सुबह से रेजिग्नेशन लेटर में टाइप करके भेज रहा हूँ। ये जो वीडियो आपने देखा, ये बायजूस कंपनी के एक मैनेजर का इंटरेक्शन था उसके जूनियर्स के साथ। ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ पर कितना ज़्यादा बुरा असर डालती हैं, क्या आप इस बारे में सोच भी सकते हो? WHO की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में लगभग 7,45,000 लोग स्ट्रोक और स्कीमिक हार्ट अटैक से मारे गए। क्यों? लगातार ज़्यादा घंटे काम करने की वजह से। जर्मन वर्क कल्चर में लॉन्ग वर्किंग आवर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, प्रोडक्टिव आवर्स को दी जाती है। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे ताकि वो प्रोडक्टिवली वर्क कर सकें। बट हमारे यहाँ उल्टा है। हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि एक एम्प्लॉय से हम कितने ज़्यादा लोगों का काम निकलवा लें, फिर चाहे उसकी मेंटल हेल्थ मेंटल डिसऑर्डर में ही क्यों ना बदल जाए। आप में से कितने लोग इस टॉक्सिसिटी से परेशान हैं, कमेंट्स में बताना। बट ये तो चलो फिर भी कंपनीज में प्लेस्ड है। कई लोग तो PhD करके सब्जियां बेच रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੌਰਚਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੇਮ ਮੇਰਾ डॉक्टर संदीप सिंह है ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ मैं संदीप ਜਿਹੜਾ PhD सब्जी वाला हूँ। मुझे लगता है कि इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। डेफिनेटली वॉर रुकवाने की बजाय सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट के इस इशू पर ध्यान देना चाहिए। बाय।